अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अहमद और आप देख रहे हैं तफरी टीवी। 2020 में एक रिपोर्ट पब्लिश हुई जिसके मुताबिक इंटरनेट पर इस वक्त 64 जीटाबाइट डाटा मौजूद है। 1 जीटाबाइट 1 ट्रिलियन गीगाबाइट्स या 1000 बिलियन गीगाबाइट्स के बराबर होता है। आसान अल्फाज में एक के बाद 12 ज़ीरो लगा देने से गीगाबाइट्स में जो फिगर बनता है 2020 में वो इंटरनेट पर अवेलेबल था। पहली मरतबा 2015 में इंटरनेट पर मौजूद डाटा ने 1 जीटाबाइट को क्रॉस किया था और 5 साल बाद 2020 में यह डाटा 64 जीटाबाइट हो चुका था। जबकि इस वक्त इंटरनेट के इस्तेमाल और डाटा स्टोरेज इतना ज़्यादा हो चुका है कि एक अंदाजे के मुताबिक 2025 में ग्लोबल वेब ट्रैफिक 175 जीटाबाइट को भी क्रॉस कर जाएगी। सिस्को के एक सर्वे के मुताबिक 2023 तक दुनिया की 2/3 पॉपुलेशन जो कि 5.3 अरब बनती है के पास इंटरनेट मौजूद होगा, जबकि 2023 तक इंटरनेट से कनेक्टेड डिवाइसेस इस पॉपुलेशन के 3 गुना से भी ज़्यादा होंगी। 2025 तक इंटरनेट पर मौजूद 175 जीटाबाइट डाटा इतना ज़्यादा होगा कि अगर हम इसे डीवीडीज़ पर स्टोर करना शुरू करें तो इन डीवीडीज़ के स्टॉक इतने बड़े होंगे कि हमारे सैर ज़मीन को 222 मरतबा कवर कर सकें। और अगर हम इस डेटा को मौजूदा इंटरनेट स्पीड पर डाउनलोड करना शुरू कर दें तो 175 जीटाबाइट को डाउनलोड करने में 1.8 अरब साल लग जाएं। मगर क्या आपने कभी सोचा है कि इतने बड़े डाटा का वज़न कितना होगा? दिन रात हम बगैर रुके इंटरनेट यूज़ करते हैं और दुनिया भर में मिलियंस यूज़र्स हैं, और फिर सालों से स्टोर होने वाला डाटा वज़न में आखिर कितना भारी होगा? अगर आपको पहले से नहीं मालूम तो यकीनन आपको झटका लगेगा कि इस सारे इंटरनेट डाटा का वज़न महज 50 ग्राम या एक स्ट्रॉबेरी के वज़न के बराबर है। अगर इसको एक मिसाल से समझिए कि जब एक किंडल की मेमोरी को डिजिटल बुक्स जो कि चंद एमबीज़ की होती है से फिल किया जाए और दूसरी तरफ एक बैटरी को रिचार्ज करें तो बैटरी में आने वाले इलेक्ट्रॉन्स का मैस इस किंडल में फीड बुक्स के डाटा के मैस से 10 करोड़ गुना ज़्यादा होगा। साइंसदानों के मुताबिक ये 50 ग्राम वज़न भी इंटरनेट को वर्क करने के लिए इस्तेमाल होने वाली इलेक्ट्रिसिटी के इलेक्ट्रॉन्स का है। ये तमाम इलेक्ट्रिसिटी जो इंटरनेट के वर्क के लिए रिक्वायर है 40 अरब वाट्स बनती है, जो कि वज़न के हिसाब से महज एक स्ट्रॉबेरी के बराबर है। अलबत्ता अगर इन इलेक्ट्रॉन्स का मैस भी निकाल दिया जाए और सिर्फ इन पर स्टोर इंफॉर्मेशन को काउंट किया जाए तो इसका वज़न एक ज़र्रे से भी कम बनता है। आज इंटरनेट के बगैर ज़िंदगी बिल्कुल बोरिंग लगती है और ज़िंदगी के हर शोबे में इंटरनेट इस हद तक सरायत कर चुका है कि इसके बगैर चलना नामुमकिन लगता है। मगर इसके बावजूद इंटरनेट इतना वसी होकर भी एक छोटी सी चीज़ है। ये लंदन से ताल्लुक़ रखने वाले एक आर्टिस्टिक आर्टिस्ट स्टीफन विल्टशायर हैं जो अपने आर्ट की वजह से दुनिया भर में जाने जाते हैं। आर्टिस्ट एक ऐसे इंसान को कहते हैं जिससे लोगों से सोशल कम्युनिकेशन और इंटरेक्शन में दिक्कत होती है और इसकी फितरत में तकरारपन या रिपीटेटिव बिहेवियर होता है। अलबत्ता कुछ टैलेंट्स में वो आम लोगों से आगे होते हैं और अपनी नेचर में यूनिक होते हैं। स्टीफन भी इन्हीं में से एक है और उसकी सबसे बड़ी हॉबी और टैलेंट उसकी याददाश्त है, क्योंकि उसने 45 मिनट्स की हेलीकॉप्टर फ्लाइट के बाद पूरे न्यूयॉर्क का स्केच अपनी याददाश्त की बेस पे बना डाला। स्टीफन विल्टशायर ने स्केचिंग से पहले हेलीकॉप्टर पर 45 मिनट्स की राइड ली और पूरे न्यूयॉर्क को विजिट किया, जिसमें एम्पायर स्टेट बिल्डिंग और मैनहट्टन का बगौर जायजा लिया और इसके बाद 5 दिन तक मुसलसल पेंसिल और पेन की मदद से न्यूयॉर्क का एक पैनोरामा बनाया जो उसने अपने मेमोरी की बेस पे तैयार किया था। इस स्केच का साइज एक बड़ी गैलरी वॉल के बराबर है जिसमें मैनहट्टन को तफसील से दिखाया गया है और इस अंदाज से ये स्केच बनाया कि देखने वालों को भी ऐसे फील होता है कि वो भी हेलीकॉप्टर से ओवरव्यू देख रहे हैं। विल्टशायर इस वक्त कई अवार्ड्स जीत चुका है और अपनी अर्ली एज से ही अवार्ड्स रिसीव कर रहा है। अपने यूनिक आर्ट की वजह से उसने अपना पहला अवार्ड सिर्फ 8 साल की उम्र में ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर से हासिल किया था। इसकी 3 साल की उम्र में ही पता चल गया था कि वो ऑटिस्टिक है और 5 साल तक उसने कोई लफ्ज़ नहीं बोला था। अलबत्ता अपनी इस टैलेंट से वो 3 साल की उम्र से ही स्केच बना रहे हैं और अपने आर्ट की वजह से एक बड़ा नाम बन चुके हैं। न्यूयॉर्क के अलावा उसने टोक्यो, मैड्रिड, दुबई, यरूशलेम, सिडनी, शंघाई, इस्तांबुल, मेक्सिको सिटी और रोम की ड्राइंग्स भी बनाई हैं। मगर इसके मुताबिक उसका फेवरेट काम न्यूयॉर्क स्काईलाइन की स्केचिंग था। हम में से अक्सर लोग ऐसे हैं जिनके लिए स्कूल्स में मिलने वाला होमवर्क किसी अजाब से कम ना होता था, क्योंकि ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग और दिक्कत वाला काम होता था और इसके अलावा हमारे खेलने कूदने के वक्त का बहुत सा हिस्सा इसे पूरा करने में लग जाता था। मगर क्या आपने कभी सोचा है कि हिस्ट्री में सबसे पहले होमवर्क किस तरह वजूद में आया और किसने शुरू किया? तो चलिए इस बारे हम जानने की कोशिश करते हैं। जब हम होमवर्क की बात करते हैं तो इटली की कैपिटल वेनिस के एक टीचर रोबर्टो नेवलिस का नाम आता है, जो अपनी क्लास के वीक और डल स्टूडेंट्स को सज़ा के तौर पर होमवर्क देता था।
कुछ लोगों का दावा है कि उसने होमवर्क 1095 में ईजाद किया और कुछ लोग मानते हैं कि रॉबर्टो नेविलिस ने 1905 में होमवर्क इन्वेंट किया था। अब इन दो तारीखों के दरमियान इतने बड़े डिफरेंस की भी एक वजह है, क्योंकि 1095 में यूरोप एजुकेशन में बहुत पीछे था और इसके 800 साल बाद भी यूरोप में ऑर्गेनाइज्ड एजुकेशन सिस्टम शुरू ना हुआ था और सन 1500 के अरसे में इंग्लिश एलीट क्लास के बच्चे प्राइवेट ट्यूटर से पढ़ते थे। इसके अलावा 1095 में रूमी सल्तनत को ख़त्म हुए काफ़ी अरसा गुजर चुका था और पोप पहली सलीबी जंग के लिए लोगों को तैयार कर रहा था और इस अरसे में तालीम ज़्यादा राइज भी नहीं थी। लिहाजा नेविलिस के लिए ये बिल्कुल नामुमकिन था कि उस अरसे में वो बाकायदा क्लासेस अरेंज करे और इन्हें होमवर्क भी दे और फिर अपना ये आइडिया पूरे यूरोप और बाकी दुनिया तक फैलाए। जबकि दूसरी जानब लोगों का मानना है कि होमवर्क 1905 में भी इन्वेंट ना हुआ था, क्योंकि इससे 4 साल पहले 1901 में कैलिफोर्निया ने एक एक्ट पास किया था जिसके मुताबिक 15 साल से कम उम्र स्टूडेंट्स को होमवर्क देना ममनू था। चुनांचे होमवर्क की इन्वेंशन और इसके इन्वेंटर के बारे इंटरनेट पर बहुत सी थ्योरीज और मिथ्स मौजूद हैं और सही फिगर्स कोई भी नहीं जानता। कई लोगों का मानना है कि रॉबर्टो नेविलिस 1095 में मौजूद था और उसने होमवर्क इन्वेंट किया था और कुछ लोगों का ख्याल है कि उसने 1905 में होमवर्क का आइडिया फैलाया था, जबकि इंटरनेट पर लोगों की अक्सरियत यह भी मानती है कि रॉबर्टो नेविलिस हिस्ट्री में कोई शख्स गुजरा ही नहीं जिसने होमवर्क इन्वेंट किया था। लिहाजा बहुत से लोग नेविलिस को एक इंटरनेट मिथ बताते हैं और इसके वजूद से इनकार करते हैं। बाय द वे, नेविलिस का जो भी हिस्ट्री बैकग्राउंड हो, मगर होमवर्क के बारे लोगों की मुख्तलिफ ओपिनियंस हैं और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन किसी के पास भी मौजूद नहीं। उम्मीद है दोस्तों आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। कौन सा फैक्ट आपको अमेजिंग लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब हम मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।